वगैरह का नई नई शुरुआत थी, कभी कभी कोचिंग वगैरह ज्वाइन तो किया ना था, लेकिन संपर्क जो है लोगों से थी, यानी कि टीचर्स से ऐसे पर्सन के साथ हमेशा जुड़े रहे। यद्यपि वो सब्जेक्ट मेरा था या न था उससे मतलब नहीं थी, लेकिन कोई देखते थे कि पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं तो उनके साथ समय बिता लेते थे। तो धीरे धीरे क्या होता है कि किन्हीं के साथ आप रहिएगा तो कुछ नहीं तो कुछ तो देते ही आएगा। और हमने अपने समय जो है अधिक से अधिक उन्हीं लोगों के बीच में बिताया, तो उससे क्या हुआ कि कुछ ना कुछ चीज़ों से मिलती चली गई। अब बाकी ग्रेजुएट में जो पढ़ाई किया तो चूँकि एमलेस मैंने चूँकि कोई कंपटीशन तो देना नहीं था, इसलिए कोई सीरियस बनी बात तो थी नहीं। नहीं, इस विषय पर जो है क्या नाम है, गार्जियन के साथ हमारा हमेशा क्रॉस होता था, हमारे सर से क्रॉस होते थे, लेकिन हम एक ही चीज़ कहते थे कि हमको नौकरी नहीं करना। पंडित सीधे कहते थे आई डू नॉट वांट टू बी एम्प्लॉयड। हम किसी का एम्प्लॉय, हम किसी के लिए सलाम नहीं ठोकेंगे, कितना बड़ा पैसा हो किसी के लिए उठना पड़ेगा। और मूड था कि कुछ करना नहीं है, आज भी कुछ नहीं करते ना, कुछ भी हो, लेकिन आप स्टाफ होते, आप में अपने फ्रीडम नहीं होता, लेकिन आप सेल्फ हैं तो आप किसी को सुनेंगे नहीं, जब तक आपकी इच्छा है सुनेंगे, नहीं इच्छा उठेंगे चल जाएंगे। कौन चीज़ कहाँ है मतलब नहीं। अब मतलब रखेंगे तो तकलीफ होगा, मजबूर होंगे, और फिर जीना है तो मजबूरी कैसा, नहीं जीना है तो मजबूरी कैसा है ना, जीना है तो अब जैसे खाने पीने की बात है तो उसमें खाने के लिए रोटी ही खाना है, चावल ही खाना है, बिरयानी ही खाना, मजबूरी काहे का, अपनी मर्जी जो खा लो। घर में मजबूरी है कि रोटी बनेगा तो रोटी खाना है, चावल बनेगा तो चावल ही बना खाना है, लेकिन जब आप स्वतंत्र हो घर से तो जो इच्छा हो खा लो, जहाँ इच्छा हो उधर घूम लो, लेकिन लौट के अगर न घर रहेगा तो क्या वो घर ही जाना होगा। अब ऐसे क्या होगा, जहाँ रहोगे वही घर हो गया उस दिन के लिए, उस रात के लिए, अगला दिन फिर अगले पड़ाव में चलते चलो, घूमते चलो। बोलो क्वेश्चन। आप लोग इस सब बात पर ध्यान मत दीजिएगा, बोल दिए हैं, क्रैप क्रॉप कर देंगे। हाँ क्वेश्चन बोलो, कितना नंबर है? हाँ 20 है। क्या है क्वेश्चन? हाँ हाँ, ये वाला बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। बोलो 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 जब फिर से क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन से लिख दे। फ्रॉम 8 persons, कॉमा, अच्छा हाँ, इन इसको ऐसे रख लेना है तो फिर वही हो जाता है। अरे 5 नंबर पर हम लिखने लगे पत्र, नहीं हुआ, मिट गया क्या? कोई बात नहीं, आया नहीं आया, चल काय जाए दे। तारीख हो गया 21 ना, 20/10/21 हुआ।
थर्ड सेमेस्टर। कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 8 20 है। हाँ, फ्रॉम 8 persons किसको कॉपी कर लें? कर लेंगे। फ्रॉम 8 persons how many ways can a selection of three be made। हाँ, DE तो मेड हो जाएगा। अच्छा, फुल ये मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क तो अच्छा नंबर 1 दे दिया ऐसे बोलो। when the tallest person is always tallest person is always included and second when the youngest person always exclude when the youngest person कोमल का ही नहीं आ रही है रे। when the youngest person always exclude क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप का जवाब फ्रॉम हाउ मेनी का यूज किया है तो उसमें दे दिया, कोई बात नहीं। अब इसका सॉल्यूशन में आ, बहुत आसान सा चीज है। देख पहला को करते हैं। व्हेन द टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज, हाँ फर्स्ट के लिए व्हेन द टॉलेस्ट पर्सन इंक्लूडेड है ना, नहीं व्हेन काहे लगाए, टॉलेस्ट पर्सन इंक्लूडेड। तो देख यानी कि टॉलेस्ट पर्सन जब इंक्लूडेड हो जाएगा तो क्या होगा कि उसको कंसीडर से बाहर कर दो, वो ऑलवेज हो गया। तो अब टोटल कितना है 8, 8 में से एक तो ऑलवेज हो गया। अब कितना करना है 7, और बनाना कितने का है 3 का। तो एक तो तुम्हारा टॉलेस्ट ऑलरेडी है, टॉलेस्ट ऑलरेडी है, तो यानी कि 2 चाहिए। और कितना में अब चाहिए 7 में चाहिए। और समझ में आ गई कि नहीं कि आपका पास कितना है टोटल 8 है और टॉलेस्ट को हमको इंक्लूड रखना है, तो उसको छांट कर पहले ही अलग कर दिया। बाकी इधर से कितना लेके, तो इधर छांट के अलग कर दिया, उसको अलग कर दी, सेपरेट कर दिया। सेपरेट मतलब क्या, इंक्लूड करने के लिए मैंने 8 था हमारे पास, सबसे लंबा जो स्टिक था उसको यहाँ रख दिया। बाकी इसमें से कितना घट के हो गया 7। अब बाकी इसमें से 2 ऊपर न लेकर आना है।
तो अब कितना का कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 7C2 का। 7C2 का रिजल्ट कितना आएगा? मुंह पर बोलो। 7 छक 42, 42 का आधा तो 42, 42 का हाफ हो जाएगा। आंसर तुम तो को भेजे थे आंसर, आ गया ना? क्लियर हो गई बातें? कैसे समझे में बात आई? सवाल थोड़ा सा गुजर रहता है लेकिन बहुत आसान सा होता है। तो यहां पर अगर बनाए हैं तो लिखी दें देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शंस ना, बेज ऑफ सिलेक्शन। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी। तो कितना हो जाएगा? 7C2 यानी कितना? इसको नीचे लिख दे 7, 6 और 2, 1 यानी कि 21 आंसर। अब सेकंड केस में देखो, व्हेन द यंगेस्ट पर्सन ऑलवेज एक्सक्लूड, यानी कि यंगेस्ट को आपको रखना ही नहीं है ना? तो सेकंड केस में हम डायरेक्ट यही बना देते हैं, रंग बदल देते हैं। तो सेकंड में क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्शन, तो इसमें तुम्हारा टोटल 8 है, इसको लेना ही नहीं है, तो इसको लेना ही नहीं है तो उसको तो हटा दिया, ये तुम खेल से बाहर जाओ। तो बचा कितना? 7, और लेना है कितना को? 3। अब 7 में 3 निकलेगा क्योंकि उसको तो हमको इंक्लूड करना ही नहीं है, तो 3 का तो हमको ऑलवेज चाहिए। तो अब कितना हो जाएगा? 7C3 कितना रिजल्ट होगा? 7, 6, 5, 3, 2, 1 यानी 7 बचे। आंसर है ना इतना? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? 100% बात समझ में आ गई ना? इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला आप लोग भी समझिएगा। क्या समझेगा? वीडियोज में बेदाम खाता रहेगा, घर में रोटी तोड़ते रहेगा तो पढ़ते रहेगा, अब मालूम चलेगा 2 ही बार एक्सेस है, तीसरा बार देख रहा होगा तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोलो लड़के। हम्म 21 हम लिख दिया। बोलो अब उसके बाद कोई कितना नंबर है? 18 क्या 19? क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर 20 बनाए थे। अच्छा इसीलिए 21 लिखा था। 21 नंबर देखो क्या है? ये और घट रहा है। ये सर्च वाला चार्जर मांग के ला तो। रुक जा, ये वाले लेते जा, सर को दे देना, उनको काम में लगेगा, फिर हम जाते समय ले लेंगे। कहना कि अपना काम में इससे लेंगे तो लेंगे, वो हमको दे दे। क्या करें? बोल लड़की, 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग भी देखिएगा, नहीं होगा तो बोल दीजिएगा। वो लोग कभी झूठो झूठो बोल देते हैं, पूछेगा कैसे? हाँ, वो वाला भी सवाल बहुत अच्छा है। वो सवाल भी पूछता रहता है। रुपीज पैसे की बात नहीं है उसमें होगा कि अलग अलग डिनोमिनेशन का कुछ रुपया है। मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया का एगो नोट है, 50 रुपया का एगो नोट है, 75 रुपया का एगो नोट है। 75 रुपया का नोट होता है कि नहीं होता है? ओह अच्छा अच्छा। अभी आजकल हम देखते चार्ज लगाते तो रिवर्स होने लगता, पता नहीं ऐसा क्या हो गया है। तो खैर, तो इस तरह का होगा कि अलग अलग डिनोमिनेशन का
अलग अलग जो है आपके नोट्स होंगे, रुपया पैसा जो भी कुछ है, ठीक है ना। और उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए कहता होगा, या चैरिटी करने की बात आती होगी, या डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती होगी। क्या लिखा, पूरा पढ़ो, बोल पढ़ो। हाँ, देख कौन कितना पैसे में है, रुपया में भी आता है। 21 नंबर है ना। तो सीधे जो है अगर हम सॉल्यूशन में जाएं क्वेश्चन का, तो 50 पैसे वाला कितना सिक्का है? सबका एकक है ना, सबका एकक है, सीधी सी बात है। तो इसमें जो है बड़ा आसान सा चीज है, रिक्वायर्ड वेज या नंबर ऑफ वेज, ये ना कहता है, ड्राइंग्स कहता है ना। अब ड्राइंग लिखा, ड्रॉ है ना, यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम द बैंक। इसको कंट्रीब्यूशन के रूप में भी लिखता है कि अगर आपके पास 100 रुपया का 2 गो नोट है, 500 रुपया का 4 गो नोट है, 10 रुपया का 1 गो नोट है, तो आपको किसी को चैरिटी करना है, डोनेट करना है, तो कितने ढंग से आप डोनेट कर सकते हैं, समझ रही है, सिंपल सी बात। तो जितना माने क्वांटिटी रहेगा उसमें +1 कर दोगे। इसमें सब में एकक है, तो 50 पैसे वाला 1 है, यानी क्या हो जाएगा, 1 + 1, 1 मान 1 जोड़ते जाएंगे। अगर मान लिया 2 गो रहता तो 2 + 1 हो जाता। हाँ, क्वांटिटी में 1 जोड़ देंगे। 1 इसलिए जोड़ देंगे जितना है उतना तो देंगे, और 1 ऐसा होगा कि हम नहीं देंगे, ये भी तो एक चीज होगा। तो 1 इसलिए जोड़ देंगे कि मान लिया आपके पास 1 नोट है, तो उसको 2 ढंग से आप चैरिटी कर सकते हैं, या तो आप उसको दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते, दोनों स्थिति हो गई। समझ में आ रहे हैं। तो 1 + 1 ये हो गया किसका, 50 पैसे का, और 20 पैसे का 1 है, 10 पैसे का 1 है और 5 पैसे का 1 है। नहीं रे, 1 रुपया का भी होगा। हाँ हाँ, पर कंफ्यूज हो रही है ना, पूरा पढ़ो। रुपी है ना, और रुपी रुपी है ना, और रुपी है। हाँ हाँ, तो 1 रुपया का 1 माने रुपया का जो माने जो है 1 रुपया का जो नोट है वो आपके पास 1 है, 50 पैसे का 1 है, 25 पैसे का 1 है, इस ढंग के बात है। इसीलिए वो इसमें एक लोग कहते हैं कि एक टेबल पर एक प्लेट में 3 अंडे हैं, 4 आदमी को खाना है, तो इसका और सबको एक का वो खाना है, तो पॉसिबल है कि नहीं, कैसे है। एक टेबल पर एक प्लेट में 3 मतलब लड्डू है या मिठाई है या कुछ है, और 4 आदमी बैठे हुए हैं, और सभी को एक का समूचा खाना है, तो इज इट पॉसिबल और नॉट? है पॉसिबल, कैसे होगा? अरे सवाल में ही है, क्या कहता है, एक टेबल पर, माने टेबल पर 1 है अब प्लेट में 3 है, ये सवाल का उत्तर हुआ। एक टेबल पर 1 प्लेट में 3 है, इसलिए इस तरह के सवाल को क्विक बोल देना चाहिए। कहता है कि एक टेबल पर, माने टेबल पर 1 पड़ा हुआ है और 3 प्लेट में पड़ा हुआ, तो टोटल 4 हुआ, नहीं हुआ? तो उसी ढंग से अरुपी लिखा हुआ है, रुपी ए, ड्राइंग रुपी कंटेनिंग के बाद रुपी आया ना, तो फिर हो गया ना, क्योंकि रुपया 1 से अधिक रुपया होगा तो रुपीज होता, कंटेनिंग रुपी, तब फिर पैसा आया। डिफरेंट बात समझ में आ रहे हैं ना। वैसा ही एक व्यक्ति था, नदी से क्रॉस कर रहा था और बहुत माने एक बोरा मूढ़ी रखे हुए था, तो किसी बात पर बहस हो गई। कहा कि देखो धारा में जो है हम पूरा का पूरा मूढ़ी उलट देंगे, एक मूढ़ी बहने नहीं देंगे। कैसे, ऐसे कैसे होगा, इतना धारा में तुम्हारा मूढ़ी नहीं बहेगा,
शर्त लग गई, 4 आदमी और भी था, लग गई तो लग गई। उलट दिया पूरा बोरा, तो हंसने लगा वो कि लो तुम्हारा सब बह गया ना। उसने वो हाथ में रखे हुए था, अरे देख हमने क्या बोला था, एक मूड़ी बहने नहीं देंगे। हमने नहीं कहा था कि एक भी मूड़ी बहने नहीं देंगे, हमने क्या कहा था कि एक मूड़ी बहने नहीं देंगे, बाकी बह गया तो बह गया। तो देखो शब्दों का कितना बड़ा खेल है। ये अगर ये कहता कि एक मूड़ी भी नहीं बहने देंगे तो सब बचाना होता, लेकिन उसने क्या कह दिया, एक मूड़ी नहीं बहने देंगे। ये तो स्टोरी की बात हो गई। हमारे घर में जो है हैंड मशीन है, यानी कि हमारे यहाँ 8-10 स्टाफ हमेशा काम करते रहते हैं। वो जो ये सब जो बनता है ना प्लास्टिक का आइटम, तो हमारे घर में बनता है, बहुत बचपन से ही बनता रहा। हम लोग जब बहुत छोटे थे तो घर में मशीन वगैरह रहता, तो डे ड्यूटी और नाइट ड्यूटी दोनों होता। तो एक बार क्या हुआ कि रात मैंने सुबह में 2 गो कारीगर आपस में ये बहस क्या कहा, इसके 1 लोटा पानी तुम एक सांस में पी लेगा। मेरा अपना आंखों को देखा है, 1 लोटा पानी एक सांस में पिएगा तो जितना रात पर हमने कमाई किया है वो सब तुम्हारा हो जाएगा। और वो बेचारा भी सोचा कि चलो ठीक है, सुबह सुबह की बात थी और हम मैंने फ्रेश होकर वहाँ पर खड़े थे, और पूरा बेचारा एक घटाघट पानी पी गया एक सांस में। कैसे पी लिया तो हाँ, उसने लोटा उलट दिया, 2 बूंद पानी टप से गिर गया। तो कहे इसके पैसा नहीं देंगे। क्यों भाई, कहा था कि पूरा पानी पीना था, 2 बूंद बचा रह गया। अब दोनों में हो गया, उठा पटक हो गया, मारा मारी हो गया। तब नीचे से मम्मी दौड़ते हुए आई, कैसे क्या हुआ। फिर दोनों गाली उली थी, दोनों को अलग अलग थी। बोला कि नहीं चाची हम पैसा नहीं के छोड़ेंगे। अंत में मम्मी को कहा कि ठीक है, वो जितना है उसका आधा हम दे देंगे, तुम काम अपना झगड़ा छोड़ो। तो होता है, तो शब्दों की माया जाल है। तो 1 रुपये का केस हो गया। दूसरा 50 पैसे का केस हो जाएगा। अरे इंटू होगा भाई, यहाँ पर से प्लस नहीं होगा, हाँ सब इंटू होगा, क्योंकि एंड का काम है ना। और रहता तब ना प्लस करते हैं, एंड है तो इंटू हो जाएगा। फिर 1 + 1 एक कॉइन्स हो गया 50 पैसे का, फिर 25 पैसे का, फिर 10 पैसे का, 5 पैसे का, और पूरे में से 1 घटा दोगे, कोई भी नोट नहीं देगा। टोटल में से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 -1, यानी हो जाएगा 32 - 1 यानी कि 31, है ना 31 आंसर, है ना। तो अगर उसी ढंग से कह देगा आंसर, ठीक है ना। इसमें कह देगा कि 100 का नोट 14 गो है, एक किसी किताब में है, एस.एन.डी. की किसी किताब में है। और मान लेते हैं कि 50 का नोट आपके पास 10 पीस है ना। 20 का नोट आपके पास 25 पीस है, 5 का नोट आपके पास 2 पीस है। तो जितना पीस रहेगा +1 करके आपस में मल्टीप्लाइड कर दोगे और लास्ट में -1 कर दोगे, रिजल्ट हमेशा आएगा। इस केस में बस में आ गया, एक कॉम्बिनेशन का केस है। बड़े सबको, हमको क्वांटिटी से मतलब है। अब 100 रुपया का नोट है, 10 रुपया का नोट है, तो कैसे करोगी। तो 100 का बदला 1 यूनिट, 100 रुपया हो तब भी एक यूनिट माना जाएगा, और 10 पैसा हो तब भी क्वांटिटी हमको देखना है, उसकी वैल्यू से मतलब नहीं है अपने को। हमको क्या चीज से मतलब है, क्वांटिटी से, किसका नोट कितना है। तो जितना क्वांटिटी रहेगा उसमें +1 करते जाएंगे, और जितने तरह का आपको डिनोमिनेशन का होगा, यानी कि जितने वैल्यूज का सब नोट होगा, वैल्यूज नहीं माने जितने क्वांटिटी का जो नोट होगा उस सभी को आपस में 1 जोड़ देकर मल्टीप्लाइड कर देंगे और लास्ट में 1 घटा देंगे। समझ रही है। और इस तरह का सवाल कुछ होगा तो देख लिया जाएगा। सवाल का निकाल रही है तो खाने पीने का सामान है, तेरा जा। और बोलो कितना नंबर सवाल, ये वाले सवाल समझ में आ गई ना। रुपया वाला है कि इसमें चैरिटी, डोनेशन, ड्राइंग्स, जो भी बात आए
सीधे क्वांटिटी की समझ में बात आ जाएगा कि ये प्रश्न इस पैटर्न पर है, सीधे क्या करना, क्वांटिटी में +1 करके -1 कर देना। समझ बात आ गई? कोई दिक्कत नहीं? इस तरह का सवाल का और हमारे नज़र में है, उसमें है SNT वाले में, अगर तुम्हारे पास किताब होगा तो देख लेना, कॉम्बिनेशन की है ना, उसमें बनाना, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। और बोलो, कंटिन्यू चलते जाओ, 22वें नंबर में देखो। There are two groups, each containing 7 questions. A candidate is required to attempt 9 questions, but not more than 5 questions from any group. हाँ, In how many ways can 9 questions be selected? हाँ, कितने ढंग से कर सकते हैं? तो हम केवल आंसर बनाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, देखो 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 सॉल्यूशन, ग्रुप फर्स्ट कितने क्वेश्चंस हैं? 7 है, कोई बात नहीं, आपके पास 7 है। अब ग्रुप 2 में, अच्छा, ग्रुप 2 में भी हमारे पास 7 क्वेश्चंस है। और आपका कितने का सैंपल बनाना क्या कहता है? अच्छा, बट एक ग्रुप से 5 ही लेना है, नॉट मोर देन 5। और आपका सैंपल, आपका ये है कम कर सकते हैं सैंपल क्वेश्चंस ना, कर सकते हैं सैंपल क्वेश्चंस, नहीं कहें, क्या लिख सकते हैं, आपका रिक्वायरमेंट कितने का है? 9 क्वेश्चन। रिक्वायरमेंट 9 क्वेश्चंस। और रिस्ट्रिक्शन क्या है? एक ग्रुप से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं लेना, एक से 5 से ज़्यादा नहीं लेना है। क्लियर? तो अब यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड वेज कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन या वेज या कुछ। तो एक से ज़्यादा मैंने 5 नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहला से क्या करेंगे, 7C5 ले लिया, 5 से ज़्यादा नहीं ले सकते, 5 तो ले सकते हैं। तो टोटल हमको कितना चाहिए? 9। तो सेकंड ग्रुप से कितना ले लेंगे हम? 4। सेकंड ग्रुप से 4 ले लेंगे, तभी तो 9 हो गया। अच्छा, नहीं तो पहला से 4 ले लेते हैं, दूसरा से 5। इसके बाद कुछ भी नहीं बना सकते हो सेट। क्यों? क्योंकि अगर इसको 3 लोगे तो 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 9 चाहिए। अगर इसका 3 लेते हैं तो इसमें 6, क्योंकि टोटल हमको 9 चाहिए। लेकिन वो कर रहा है कि नॉट मोर देन 5। तो जैसे ही 6 किसी का लोगे तो उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर हो गए। अरे बात समझ में? अच्छा, तो देखो दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कितना लिखेंगे? 7C2 लिख सकते हैं, और इसको 7C3। और अगर यहाँ 2 लिख देंगे तो बन जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, दोनों रिपीटेड है तो। क्या कि इतना प्लस इतना इक्वल टू 2 टाइम्स हो जाएगा। करने का तरीका है, कैसे भी तरीका से कर सकते हो, या जैसे इसको सॉल्व करते हो नॉर्मल कर सकते हो, लेकिन इस तरीका से करके देखते हैं होता है कि नहीं। फिर कितना लिखेंगे? 2 7 6 2 1 इंटू 7 6 5 3 2 1। तो सब तो इंटू में ही है, 3 दूनी के 6, 2 से बाहर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3।
तो कितना हो जाएगा? 2 बाहर रहने दो, 21 इंटू 35, देखो कितना आ गया? 21 इंटू 35 का रिजल्ट कितना आएगा? कैलकुलेटर है ना लड़की? 21 पचे 105, 63 और 10 73, 735, 1470 आंसर है ना? तुम करके दे कैलकुलेशन। 1470 है ना? बात समझ में आगे कैसे बनेगा ये? हमारे ख्याल से कम्बिनेशन के कुछ सवाल को पैटर्न पर रखने आ रहा है। यही चीज सेम टू सेम प्रोबेबिलिटी है। लोगों को प्रोबेबिलिटी इसीलिए समझ में नहीं आता, कहते हैं बहुत टफ है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसी में सबसे आसान है, क्योंकि उसमें कम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा यूज है। तो उसको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1470 ये हमारा आंसर हो गया, है ना? और बोलो क्वेश्चन नंबर 23 कर लो। कितना नंबर? 23 नंबर। तो फिर तो रिंग वाला देख लो, सर्कुलर वाला करा देते हैं। सर्कुलर में 3 बातें समझने की चीज है। हाँ, सर्कुलर का करा लेते हैं, है ना? सर्कुलर का बहुत आसान सा है, 2-3 को बात समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। वो सर लिख दिए हैं, देख, सर्कुलर कॉम्बिनेशन ना, अच्छा परमुटेशन है, तो फिर कॉम्बिनेशन में कहाँ से आ गया? हाँ, एक होता है परमुटेशन में आता है, सर्कुलर परमुटेशन। बहुत आसान सा चीज है। इसमें देखो, एक तुमको रिंग आएगा, इसमें एक कंसेप्ट आएगा तुम्हारे पास रिंग का, कि सर्कुलर का मतलब सीधे गोल कंसेप्ट का है, ठीक है ना? तो एक रिंग होता है जो सर्किल टाइप का होता है, दूसरा होता है ना, हाँ नेकलेस भी कह सकते हो, हाँ राउंड टेबल, ये दोनों एक साथ कर देते हैं, राउंड टेबल। और भी तरह के होते हैं, रिंग, राउंड टेबल, और एक कर देते हैं तुम्हारे पास वही नेकलेस रहेगा, या गार्लैंड रहता है। गार्लैंड मतलब देख डिक्शनरी, इससे हो रहा है, उससे नहीं होता है। गार्लैंड मतलब होता है माला, जो माला पहनाते हैं ना, उसको गार्लैंड कहते हैं। देखो, एक होता है रिथ, एक होता है रिथ। एगो मोबाइल ले ले 8-10 हज़ार का, हाँ, और नहीं हो तो किसी का पॉकेट मार ले, नथिंग इज रॉन्ग। क्यों नहीं पढ़ने आएगी? हट, पुलिस को कह देना, क्या करे सर, हमको क्लास में पढ़ाई हो रहा है, मेरे पास है नहीं, ये आदमी तो खरीद देगा अपने से, उसको कहिए दूसरा खरीद देगा, हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। और पुलिस कहेगा अच्छा ठीक है बेटी, ऐसा करो, उसको लौटा दो, हम पैसे पर्स निकाल के देते हैं, पैसा तुम जाके ले लो। ठीक है अंकल, थैंक यू वेरी मच। नहीं तो हाँ, हमारा टूटा फूटा है ना, नहीं चलेगा। बस कहाँ के, चल देखो, मिल गार्लैंड का स्पेलिंग GARLAND, गार्लैंड है ना, मतलब होता है माला, जो शादी बने वरमाला वगैरह या किसी भी तरह के माला होता है, जैसे मन का वगैरह का माला होता है, उसको गार्लैंड नहीं कहते, उसको अलग से नाम है। और रीथ मतलब भी माला होता है। तो ये माला कौन सा होता है? जो मर गया व्यक्ति
वो भी देखते हो कि उसको ले जाकर चढ़ाता है, गोल सा रहता है, वो भी सर्किल रहता है, तो उसको गार्लैंड नहीं कहते हैं। उसको देखो तो इसका माने मृत पर चढ़ाने वाला जो है, जो फूल माला होता है, उसको बोलते, क्या लिखा है, होने दे, ये रित होता है। तो रित की चर्चा नहीं होती, गार्लैंड आता है, नेकलेस आता है। और एक और वर्ड है जो माने इसका यूज होता है माला का। अच्छा खैर, तो यही 3 बातें तुम्हारा सर्कुलर में बराया पूछता है। देखा WREATH है, तो देखे, और तुम जब तक खोज लो, नेकलेस हो गया, गार्लैंड है, उसके ऊपर जो नहीं देखते सफेद सफेद बने वैसे चक्री सा बना रहता है। अब सेना वना में कोई मरता है तो उसके चाके उस पर रख देता है, या नेता लोग जाता है किसी पर करने के लिए मुर्दा पे, हाँ, उसके ऊपर चढ़ाया जाता, तो उसको रिथ बोलते हैं। ऐसे उसका रिथ भी बोलते हैं और रिथ भी बोलते हैं। हाँ, जैसे WREATH ये नाउन हो गया, और ई लग जाएगा तो वर्ब हो गया, रिद्ध, इसका उच्चारण रिद्ध हो जाएगा, मतलब माला चढ़ाना या माला रखना, उस चीज को रखने को। जैसे कहते हैं द कॉर्प्स वाज रिथेड बाय द मिनिस्टर, मतलब मिनिस्टर के द्वारा, कॉर्प्स मतलब उस CORPS से, कॉर्प्स मतलब 100, यानी जो मर जाता है उसको लाश कहते हैं, उसको 100 कहते हैं, है ना, 100 है ना, 100 कहते हैं ना जो मर जाता है। तो ये बातें हैं। तो खैर चलो, हम लोग कहाँ पर फंस गए। तो यहाँ पर देखो, अगर रिंग का कंसेप्ट है तो इसका जो आंसर बनाओगे तो रिंग में क्या करोगे कि जितना रहेगा, यानी कि n-1 फैक्टोरियल, इसमें कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट नहीं लगेगा, या परमुटेशन का कंसेप्ट वो नहीं लगेगा, NPR का, सीधे सीधे n-1 फैक्टोरियल। अगर राउंड टेबल की बात होगी तो इसमें जो होगा, जितने नंबर्स रहेंगे उतने हो जाएंगे n। अच्छा, और ये नेकलेस या गार्लैंड हो तो इसमें इसको उसमें कहता है, एक टर्म यूज करेगा बीड्स, BEEDS, बीड्स दिया है उसमें, नहीं दिया, खैर दे देता है। तो उसमें जो वो BEADS, हाँ बीड्स, बीड्स मतलब होता है जो माला में जो गुथा हुआ बनका नहीं रहता है, उसको बीड्स बोलते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा 1/2 n-1 फैक्टोरियल होगा, या n फैक्टोरियल। देखते हैं क्या होता है। अब सवाल इस पर रखते जा, डायरेक्ट बनता है कि नहीं। पहला सर्कुलर सवाल बता कौन सा है। फ्रॉम ए रिंग। तो 8-1 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट कितना आता है, कैलकुलेटर में तो था, ये था उसमें आंसर है उतना। बात समझ में आ गए, डायरेक्ट इसमें बढ़ जाएगा ना, रिंग आ गया सीधे n-1 फैक्टोरियल। नेक्स्ट सवाल देखो, नेकलेस पर है, तो नेकलेस कहते हैं कितना है, नेकलेस में कितने हैं उसमें बीट्स, 6 बीट्स, यानी 5 बीट्स हो जाएगा। 5 का कितना हो जाएगा, 120। 120 का आधा कितना होगा, देख तो आंसर, आंसर देखना लड़की, आ गया ना, सिंगल कंप्लीट हो गया। दिखने में बहुत ही टिपिकल लगता है, लेकिन इसको पैटर्न को दिमाग में रखोगे। रिंग रहेगा 10-1 फैक्टोरियल, अगर टेबल रहेगा तो n फैक्टोरियल, और अगर नेकलेस या गार्लैंड रहेगा, एक और वर्ड है इसका, खैर जो भी हो, तो माला से संबंधित रहेगा तो हाफ n-1 फैक्टोरियल, यानी रिंग का ही जो है क्या होगा, हाफ हो जाएगा। उसलिए कहता है कि चूंकि उसमें माला जो, हाँ बोलो क्या कर रहे थे, उससे क्या राउंड टेबल कितना है टोटल, तो हो गया 6 में से कितना घटा देंगे, राउंड टेबल में 6 का फैक्टोरियल, तो 72 720 आंसर होगा। छोड़ दो ना,
काहे किसी के पीछे पड़े हुए हो। खत्म हो गया कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गई बातें कॉम्बिनेशन की। हमारे ख्याल से परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा मैंने परेशानी नहीं हुई होगी। स्टेटमेंट वाला देखो, मैथ स्टेटमेंट वाला ही बनानी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे जो पैटर्न पर दिया रहता तो बना लेगा। स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो टीचर के साथ ये जो है प्रिविलेज रहता है कि चूंकि पहले से पढ़ा रहता है और वो भी मटेरियल प्रोवाइड करता है, अतः वो सीधे क्वेश्चन बोले बिना ही वो आंसर बनाना शुरू कर देता है। लेकिन विद्यार्थी तो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं ना, इसलिए हमारे सर कहते थे कि स्टूडेंट तो एक बार बोर्ड करता है, एक बार ग्रेजुएट करता है। चूँकि हम ग्रेजुएट पढ़ाते हैं तो हर साल हम ग्रेजुएट होते हैं, जिसको पढ़ाएंगे वो उसके साथ साथ तो हम भी तो पढ़ रहे हैं, तो हैबिचुएटेड हो जाता है। लेकिन फिर भी सवाल को रैंडम रखकर बनाना चाहिए। बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल होंगे जो हम भी कहीं उलझ जाएंगे, लेकिन फिर भी हो तो रहा है जाने तक। अच्छा ठीक है, तो इसको एक कंप्लीट हो गया ना, कंक्लूडेड। यहां लिख देते हैं कंक्लूड, हमें गलत लिख रहे हैं। कंक्लूडेड, यस। हम लोग कोई नया चीज करते हैं। क्या कर रहा, फोटो उठा रहा है? नहीं, तो इसको देखो तो कौन सा चैप्टर है? बायोनोमियल और लघुत्तम हो गया। हाँ, बायोनोमियल करा देते हैं यहाँ से, अभी टाइम है ना, तो है तो वो फोटो ले ले, आज यही लगा देंगे फुल स्केप में। नहीं, लगा देने से ठीक रहता है कि आज ये क्लासेस में हुआ। लोग कहे कि कितना शौकीन आदमी है ना, है अपने को मन लगते रहता है, अपने से ही अपने में ही मग्न रहना चाहिए। बायोनोमियल सिखाते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये हम लोग का कॉम्बिनेशन था ना, 18 के बाद आज 20 है। अब इसी पे काम कर लेते हैं। देखो बाइनोमियल भी बहुत आसान है, बाइनोमियल इससे भी आसान पड़ेगा, उसमें कॉम्बिनेशन का यूज है। बाइनोमियल थ्योरम लिखा होगा, हाँ बाइनोमियल थ्योरम लिखा होगा, बहुत आसान है। उस पर स्पेलिंग शायद गलत होगा, बाइनोमियल होगा, उसमें बाइनोमल या कुछ लिखा है, बाइनोमिनल लिख दिया। आगे जाके देखना सही होगा, कहीं पर और लिखा हुआ उसे मिलेगा सवाल पढ़ते समय। बाइनोमियल स्पेलिंग देख लेना, शायद हम गलत हो, लेकिन हमको जहाँ तक ध्यान है बाइनोमियल थ्योरम पर काम करते हैं। बहुत आसान सा चीज है। फोटो ले लो, देखो समझना बहुत आसान है इसको। बाइनोमियल थ्योरम में देखो, बाई का मतलब क्या होता है? टू। बाई का मतलब टू, जैसे बाई साइकिल हम लिखते हैं ना, बाई का मतलब होता है बी आई, बाई मतलब टू, ये प्रीफिक्स हो गया। जैसे कहते हैं हम लोग बाई साइकिल, है ना, दो चक्का वाला हो जाता है। बाइलैंगुअल, बाई सेक्टर,
है ना। तो बाइसेक्शन या बाइसेक्टर मतलब दो भाग में बांट, बाइसेक्शन। क्लियर। तो किसी भी वैल्यूज को या किसी भी कह सकते हैं टर्म्स को अगर हम दो पार्ट करते हैं, और दो पार्ट हमेशा प्लस और माइनस से होता है, इंटू से नहीं, इंटू से एक ही पार्ट माना जाता, इंटू से एक ही पार्ट माना जाएगा, प्लस या माइनस से वो अलग अलग टर्म्स होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा है 5, अब इसका जो है मैंने इसको दो पार्ट करना है, तो क्या लिख सकते हो आप? लिख सकते हो इसको 3 + 2, आप लिख सकते हो 7 - 2, है ना, 10 - 5, माने ये कर सकते हो 1 + 4। तो ये सभी क्या हो गया? इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, थ्योरम नहीं हुआ। थ्योरम से तो कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं, थ्योरी होता है। ये क्या हो गया? 5 का डिवीजन हो गया, यानी कह सकते हैं कि a + b ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। क्या कि हम लोग को यही चीज सीखना है कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या हुआ, लॉगरिथम जो है एक्सप्रेशन क्या है। क्योंकि अगर हम उस चीज को समझते हैं, जैसे कम्बिनेशन एक्सप्रेशन क्या है, परम्यूटेशन का एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बातें हो गई। कहीं कहीं तुमको ये वाला भी मिल जाता है, ऐसा ऐसा यहाँ पर 3 और 2 मिल जाएगा। तो ये भी जो है तुमको माने एक जैसे कि मान लिया कि या 3 2 यहाँ लिख देगा, तो इससे भी हम समझेंगे कि ये हमारे पास कम्बिनेशन या परम्यूटेशन का सवाल होगा, अगर CP का कोई चर्चा रहे तो बात समझ में आ रहे हैं कि दो भाग में माने प्लस और माइनस से जब दो टर्म्स अटैच्ड हो तो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कि हम लोगों ने सीखा a + b का होल स्क्वायर, तो उसको हम लोगों ने कंठस्थ कर लिया, है ना। क्या सीधे सीधे लिख देते हैं? a² + 2ab + b², सिंपल। अब अगर हमको a + b का होल क्यूब निकालना है तो क्या लिखेंगे? वो भी रटे हुए हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। उसी ढंग से अगर a + b का आपका 4 निकालना हो तो यहाँ थोड़ा अटक जाएंगे, है ना। a + b का होल 7 निकालना हो तो निकालने में परेशानी हो जाएगी। तो उसी को फाइंड आउट करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है ना, कि किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर जो वैल्यू रेज्ड है उसे कैसे हम एक्सपैंड करके हम उसके एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। तो ये तो चूंकि हम लोगों के बचपन से रटा दी गई, चूंकि इससे ज़्यादा उस क्लास में आया नहीं। लेकिन अगर a + b² पावर अगर हमको 4 निकालना हो, 7 निकालना हो, 10 निकालना हो, 2 निकालना हो, 2 तो खैर है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जिस माध्यम से, जिस मेथड से, जिस थ्योरी से हम इसे एक्सपेंड करते हैं उसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। अब बात समझ में आ गया बाइनोमियल थ्योरम का मतलब क्या हुआ? बात समझ में आ गया? अच्छा देख, अब इसका जो है फार्मूला, इसको रहने दे, क्या इसको रहने दे। अब जो है एक्सप्रेशंस को हम कैसे करते हैं? a + b² n टर्म्स 2 3 4 5 7 जो भी कुछ होगा, तो क्या होगा? पहले a² n फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर डाल देंगे, क्योंकि प्लस है तो सब प्लस में जाएगा। अभी माइनस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, माइनस की चर्चा उसके बाद कर लेते हैं। क्लियर? फिर क्या होगा? NC1, देख इसीलिए कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है ना, इसलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम कर लो, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लो,
ना इसके बाद सेट थ्योरी कर लेते हैं और तब फिर प्रोबेबिलिटी करा देंगे। इसके बाद सेट थ्योरी करा देंगे और तब प्रोबेबिलिटी करा कर तब जो है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी करा देंगे। अगर मान लिया कि अगर सब लोग जैसे भी हो ऐसे करते जाएंगे तो समय से पूरा चैप्टर्स हो जाएगा। तो क्या हुआ कि हम लोग का मैथ का एक पोर्शन 50 नंबर कंप्लीट, 40 नंबर होगा कि 50 नंबर जो भी हो तो वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें फिर क्या करना है कि MCQ लेकर बनाते रहना, एक सेक्शन पूरा, दूसरा सेक्शन पर हम लोग काम करते रहेंगे और उसमें क्लास आवर में जो सवाल MCQ का बचेगा वो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। समझ में आ रहे हैं? क्योंकि इतना दिमाग में रखो कैसे प्रश्न किए कि हम पढ़े क्या है। तो होता क्या है कि चूंकि हम फ्रीडम जो है रहते हैं इसलिए बात उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ाते, वैराइटीज नहीं होता, तो क्या होता कि हाँ चलो आप इसमें कुछ मास्टर डिग्री किए होंगे, ग्रेजुएट किए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स क्लास किए होंगे। लेकिन अपने पास क्या होता है कि सब चीज़ का हमारे पास एवरेज है। हम किसी चीज़ को बहुत ना कम जानते हैं ना बहुत ज़्यादा जानते हैं। एक ग्रेजुएट को जितना जानना चाहिए उतना आता है। एक ग्रेजुएट को जितना कंप्यूटर आना चाहिए उतना आता है, क्योंकि हम ग्रेजुएट पढ़ाते हैं। एक ग्रेजुएट को जितना अकाउंट्स आना है उतना आता है, नहीं तो फिर टैली नहीं पढ़ा सकते है ना, क्योंकि उसके एनालिसिस नहीं कर सकते। तो एक एवरेज माने क्या इन्फॉर्मेशन हमें कितना GS जाननी चाहिए, कितना GK जाननी चाहिए कि ग्रेजुएट को उतना जानते हैं। उससे ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत है नहीं है। अगर इसके ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो मालूम चलेगा सब बाउंस होने लगेगा आपके दिमाग से। क्यों? क्योंकि आप इसको डिटेल्स में तो पढ़ना नहीं, इस पर तो कोई रिसर्च आपको करना नहीं है। आपका ये प्रॉब्लम सम है, इसको सॉल्व करना है। डेप्थ के लिए आप अपनी स्टडी को बनाइए या हायर क्लासेस में जाइए, तो वहाँ पर इसके और बारे में सीखेंगे। तो NC1 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, A माने फर्स्ट टर्म पर 1 घटा देंगे और सेकंड टर्म बीच में इंटू रहेगा, सेकंड पर जो है पावर बढ़ा 1 पर इंक्रीज करते जाएंगे। फिर क्या होगा प्लस NC2, फिर क्या लिखेंगे A n-2 और क्या होगा B2। और ये किरण समझ में? अच्छा थर्ड बोलो स्टेप क्या होगा, NC3 A n-3 B3। तो ये जाएगा कहां तक जाएगा, N टर्म तक ना जाएगा और लास्ट में Bn हो जाएगा। तभी तक तो करना है। अगर मान लो कि हमें सेकंड टर्म यानी A + B का होल स्क्वायर निकालना है प्रूफ के लिए, तो क्या लिखते हैं A पर पावर 2, n का वैल्यू कितना है 2, फिर प्लस 2C1 और A पर पावर कितना 2 - 1। देखिए A पर पावर है ना, और फिर क्या होगा B पर पावर 1 प्लस, अब देखो मैक्सिमम 2 तक जाएगा तो B पर पावर 1 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा तो इसका कितना रिजल्ट आ जाएगा A² प्लस 2C1 का वैल्यू कितना 2, A पर पावर कितना हो जाएगा AB प्लस B² है ना। तो उस समय ये बात रटा दी गई, आज सिखला दी जा रही है कि ये कैसे होगा। बात समझ में आ रहे हैं? अच्छा अब निकालना है किसको, A प्लस B पर पावर कितना 3, तो क्या लिखेगी A पर पावर 3 प्लस 3C1 फर्स्ट कॉम्बिनेशन। ये C दरअसल क्या है 3C 0 है, यहाँ पर चूंकि 0 नहीं लिखा गया कॉम्बिनेशन में, नहीं तो यहाँ पर आप लिख सकती थी क्या 3C 0, 0 से शुरू होगा ना कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन यहाँ से शुरू नहीं है 0 से शुरू है, तो इसका वैल्यू चूंकि 1 हो जाएगा। नहीं समझी, 3C 0 का वैल्यू
1 हो जाएगा। इसलिए ये बातें यहां पर शो नहीं की गई। कैसे 0 होगा? 3C0 मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल और 3 माइनस 0 यानी कि 3 फैक्टोरियल। कहाँ से 0 होगा? 0 फैक्टोरियल तो 1 हो जाता है ना। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रहा है मैटर? अब हमें जो है 3C1, अब a पर पावर कितना लिखेंगे? 3 माइनस 1, अब b पर पावर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 3C2, फिर कितना हो जाएगा? a पर पावर 3 माइनस 2, अब b पर पावर 2 प्लस, अब देख 3 हो जाएगा ना, क्योंकि अगला स्टेप क्या होगा? 3 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 1। आई जो कि 3 माइनस 3 यानी ए का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 कैसे होगा? ए पर पावर 0 होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इसलिए बच जाएगा बी पर पावर 3। इसलिए इन दोनों को ओमिट कर देते हैं। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगी? 3C3, फिर ए पर पावर 3 माइनस 3, फिर बी टू पावर 3 हो जाएगा। तो उन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए उसको इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्ट कितना लिख देंगे? B3। अब इसको तोड़ो तो कितना हो जाएगा? AQ। 3C1 का वैल्यू कितना? 3, ये कितना हो जाएगा? फिर 3C2 मान को 3C1, 3C2 इक्वल टू 3C1 लिख सकते हैं। NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो 3C1 का वैल्यू कितना? 3 ही। कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। फिर कौन सा? हाँ, तो 3C3 और फिर ए पर पावर 3 माइनस 3 और फिर बी पर पावर 3 हो जाता। इतना का वैल्यू 1, इतना का वैल्यू 1, ये रह गया। तो इसलिए लास्ट में B3 लिखा गया, क्योंकि आपका जितना n है 3, तो 3 तक ना जाएगा, 4 तो नहीं होगा, क्योंकि अगला स्टेप में क्या हो जाता है? n 3C4 हो जाता ना। नहीं समझी? अरे जैसे 3C0, फिर C1, फिर C2, उसके बाद C3 होता, फिर अगला स्टेप लेते तो कितना हो जाता? अब हमारे पास था कितना? तो 3 से ऊपर तो नहीं ना जाएगा R का वैल्यू। नहीं समझी? तो अब इसका रिजल्ट कितना ले लेगी? 3C2 का वैल्यू कितना? 3 और A अब B पर पावर 2 प्लस A न था, इसलिए इसी पैटर्न में रटाया भी जाता है। नहीं तो ऐसे कितना लोग करता है कि A² प्लस B² प्लस 2AB, है ना? यही मोदी जी खोज रहे थे 2AB कहाँ से आया। हाँ, अच्छा, अब उसी तरीका से अगर हमको 4 का निकालना है तो एक और निकाल लेते हैं, A प्लस B। बोल इसका एक्सपेंशन क्या होगा? A टू पावर 4 प्लस लिख लेते हैं प्लस 4 एक ही जैसा लिखते हैं, तो बाद में कहेगा कभी 4 ऐसे लिखा है, कभी 4 वैसे लिखा है। 4C1 हो जाएगा। अच्छा, A पर पावर डायरेक्ट 3 लिख दे, माइनस करके, माने 1 का घटता चला जाता है। और ये क्या होगा? B पर पावर 1 जो वैल्यू रहता है प्लस 4C2, फिर A पर पावर कितना हो जाएगा? 2, अब B पर पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि P पर पावर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा। A का पावर घटता चला जाएगा, अब B का पावर बढ़ता चला जाएगा। फिर 4C3 A हो जाएगा, अब B पर पावर कितना? 3, और फिर
p पर पावर 4। आई बात समझ में? देख जितना पावर रहता है ना उससे एक अधिक टर्म होता है। देख इसमें टोटल टर्म कितना हुआ 5, पावर कितना था 4। अब इसमें देख, इसमें जो है पावर, देखो पावर 2 था तो कितना हुआ 3 रहेगा तो कितना हो जाएंगे। ये भी माने इसको काउंट करने की चीज है कि जितना होता है उससे एक अधिक टर्म्स होता है। अगर 7 पावर रहेगा तो हमारे पास 8 टर्म्स मिलेंगे। समझ बता रहे हैं? सर वो वाला पावर वाला 3 है तो मतलब तो टोटल कितना इस एक्सप्रेशन होगा? वो तो 4 हो गया है। हाँ तो मतलब कितना तक जाएंगे उसको, तो एक कम ही रहेगा ना, सिर्फ 2 तक ही जाएंगे। अरे तो अभी तो बताया कि 3 रहेगा तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और देख बी का पावर तुम देखते जा, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी लास्ट में बी पर पावर 2 हो गया तो लास्ट में सीधे बी पर पावर 3 कर दे। अगर एक्स वाई के टर्म में है तो वाई पर पावर 3 हो जाएगा। अब जैसे इसी केस में देखो कि इस केस में क्या हुआ कि यहाँ बी पर पावर 1 था, यहाँ तक 0 है। दरअसल बी पर पावर 0 है, जब 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। दरअसल इसको अगर सजाओगे इसी फॉर्मेट में तो क्या लिख कर आओगी 4C0 फर्स्ट टर्म होने के मतलब होना के नाते, फिर A, फिर 4 - 0 और फिर B पर पावर 0। तो देख इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, आइए A पर पावर 4, इसलिए ये और ये वैल्यू को हटा दिया गया, इसलिए बाय डिफॉल्ट A4 लिख देते हैं। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर मान लो कि हमें A प्लस, अगर मान लो x प्लस y टू पावर 6 निकालना है तो कितना लिखेंगे? x टू पावर 6 प्लस 6c1 x 5 प्लस नहीं x 5 और y हो जाएगा किरण, फिर क्या लिखेंगे 6c2, फिर उसके बाद x 4 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 था तो 5 हुआ तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y पर पावर कितना 2, फिर उसके बाद 6c3 और x पर पावर 3 और y पर पावर 3, फिर उसके बाद 6c4 और x पर पावर कितना 4, तो 4 बोले जा रही है 2, पाई का पावर 4, ये बाई पर पाई समझ लेगा 4। अच्छा और बोलो 6c5 x हो जाएगा बाई का पावर 5 और फिर डायरेक्ट कितना लिख देंगे 6। अब देख टोटल 7 टर्म्स हुआ होगा, है ना 7 टर्म। अरे 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स हो गए, क्योंकि इसका यूज आएगा, इसमें से 5 तरह का सवाल पूछता है। एक तो होता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो उसको एक्सपेंड ऐसे करना है, समझ में आ रहे हैं। दूसरा इसमें पूछेगा मिडल टर्म, जैसे अब ये हो गए 7 हैं तो इसका मिडल टर्म कौन सा होगा 1 2 3, ये वाला मिडल टर्म हो जाएगा। कैसे 3 इधर, हाँ ये वाला हो जाएगा मिडल टर्म। एक मिडल टर्म का प्रश्न आता है तो मिडल टर्म में 2 को निकलता है। एक होता है कि अगर मान लिया पावर अगर ये 5 7 है, 6 था तो 7 एक्सप्रेशन हो गया तो मिडल टर्म 1 होगा। अगर मान लो तो यहाँ पावर 5 रहता तो टोटल कितना हो जाता 6 एक्सप्रेशन, तो आपको 2 को मिडल टर्म निकलता,
इसमें बातें पूछी जाती है। अब फिर होगा जाता है, एक सवाल पूछता है इंडिपेंडेंट ऑफ जीरो, है ना। यही सब पैटर्न पर आपको 3-4 सवाल होगा तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें ज़्यादा मैंने क्लू नहीं है। बात समझ आ रही है? इसमें कुछ और चीज़ें हम आपको सिखलाते हैं, पहले इस पर काम कर ले। तो अब आइए, इसका कितना लिख देंगे, x⁻6 प्लस 6c का कितना आ जाएगा 6 और x5 y प्लस 6c2 का कितना आ जाएगा 6 और 5 30, 30 का आधा 15। अरे भाषण में कैसे होगा? 15 लिख सकते हैं डायरेक्ट कि तोड़ के लिखा जाए? 15 x पर पावर कितना 4 और y पर पावर 2 प्लस अब 3, तो 3 2 के बराबर हो जाएगा। 6c3 नहीं है 6 कितना हो जाएगा 6 5 4, यानी कि 6 5 4 और 3 2 1 ना 20 ना होगा, 5 को 20 और कितना लिख दें x3 बाई 3। अच्छा, उसके बाद फिर इसका आएगा ना प्लस 6c4 का मतलब 6c2, यानी कितना हो जाएगा 15 और x² पाई 4 फिर प्लस 6c1 665 का तो 661, यानी कितना 6x बाई 5 प्लस बाई 6। अब बात समझ में? इस तरीके से ये जो मेथड्स हो गए, जिस मेथड से या जिस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, इसी मेथड को, इसी थ्योरी को थ्योरम कहते हैं, बायनोमियल। इसमें कॉम्बिनेशन का, परमुटेशन का यूज नहीं। बात समझ में आ रहे हैं? देखो, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 6 है, इसका 15 है, इसका 20 है, फिर इस टर्म्स का 15 है, फिर 6 है, फिर 1 है। बात समझ में आ रहे हैं? तो इसको कोएफिशिएंट कह सकते हैं, कोएफिशिएंट कह सकते हैं इसको। इसी चीज को निकालने का एक तरीका और भी है, वो तरीका सिखाते हैं, फिर एक तरीका और सिखला देंगे, एक आध सवाल और बतला देंगे तो क्लियर हो जाएगा। जाना है किसका? सर का है, क्लास है, तो आप बैठे रहो, और सिखाते हैं, कुछ सिखला देते हैं, है ना। व्यक्ति लोग क्लास में है तो कुछ सीखना चाहिए, पर सीखनी चाहिए, जगह जगह पर काम आता है। देख, अगर हमको निकालना था a प्लस b पर पावर 6, अगर हम बायनोमियल मेथड नहीं निकालते हैं, बायनोमियल नहीं निकालते तो हम डायरेक्ट कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? तो बहुत आसान सा है। देख, पहले पर क्या करेंगे, a पर पावर 6 कर देंगे, क्लियर, प्लस हम बायनोमियल थ्योरम पे नहीं जा रहे हैं, ये पावर जो 6 है यहाँ उठा लिया, और फिर पावर ये घटा देंगे, अब b लिख देंगे बगल में, हो गया ना सेकंड एक्सप्रेशन। अब थर्ड कैसे निकालेंगे? थर्ड का कोएफिशिएंट कितना होगा? बाकी ये दोनों तो हमको मालूम है, a का पावर 4 हो जाएगा, b का पावर 2 हो जाएगा, लेकिन कोएफिशिएंट कितना होगा? तो देखो, इसको a पर पावर कितना है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, x का पावर कितना है, a का पावर 5, ये है वैल्यू 6, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, और कितना नंबर टर्म है, 2 टर्म है, तो 2 से भाग दे दो, 15। अब कितना होगा a4b, हाँ
स्क्वायर। अब थर्ड टर्म को अब हो गया, चौथा टर्म निकालना है तो इसका एक कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे AC मल्टीप्लाई करते हैं तो हाँ एक का केवल कितना हो जाएगा 60। और कितना टर्म है 3 टर्म, तो 60 को 3 से भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 20 a क्यूब b क्यूब। अब उसके बाद 20 को कितना से मल्टीप्लाई करोगे, अब 3 से कितना हो जाएगा 60। अब कितना नंबर है 4 नंबर, तो यानी कितना हो जाएगा 15 और a स्क्वायर b4। अब फिर 15 दूनी के 30 और कितना टर्म है 5 6 a b5 प्लस b6। ये भी एक तरीका है, आई बात समझ में। तो इसमें बायनोमियल थ्योरम नहीं लगा, लेकिन आप किसी का भी निकाल सकते हैं। 10 का निकालना है तो 10 का निकाल लेंगे, तो घर पर बैठ कर ऐसे प्रैक्टिस करते रहो 2 गो। अब तो हम लोग 4-5 तक तो बनाए, एगो 8 का बना लेना घर पे। सर अगर नंबर रहेगा किसी अल्फाबेट के पीछे तो हाँ अल्फाबेट से पहले अगर नंबर रहेगा तो कहाँ पे, अल्फाबेट जैसे 2a प्लस हाँ वो बताएंगे। पहले इस पहलू पर सब बात समझा दें। आपको सब बनाना है बायनोमियल थ्योरम पे, आप पढ़ रहे हैं बायनोमियल थ्योरम है ना, लेकिन ये एक्सेप्ट माने एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं इस मेथड से, कोई दिक्कत नहीं। देख इसको तरीका और बताते हैं, एक यहाँ लिख 1 फिर 1 2 1, अरे बात में, फिर एक यहाँ 1 लिख, इन दोनों को जोड़ दे 3 यहाँ लिख दे, फिर इन दोनों बीच में लिख दो, बीच में लिखना चाहिए 3, इन दोनों को जोड़ दो 3, और फिर कुछ नहीं जोड़ने के लिए है तो 1, फिर 1, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो। अच्छा फिर अगर 5 10 10 5 1, फिर हाँ 15 20 15 6, देख 1 6 15 20 15 6 1, ये कोएफिशिएंट दिखाता है, समझ रहे हो। देखो 2 वाला में क्या होता है 1 2 1, 3 वाला में क्या लिखते हैं कोएफिशिएंट 1 3 3 1, 1 3 3 1 लिखते हैं कि नहीं। और 4 वाले में क्या लिखे, 4 वाला निकाले हैं, हाँ 4 का निकाले हैं। देख क्या है 4 का 1 ऐसा नहीं निकाले थे, अगर निकाल तो क्या लिखेंगे a² 4 प्लस ये हो जाएगा 4 a3 b, अगर ऐसे निकाल तो चढ़ती है 12 का 2 से भाग दे देंगे तो 6 होगा ना, ऐसे में निकालोगे तो 6 ही आएगा। देख कितना हो जाएगा 4 3 आ जाएगा ना। तो यानी मैथ्स है, किसी भी तरीके से बनाओगे रिजल्ट वही आएगा, जानकारी अपनी अपनी है। ये चीज़ वाला चीज़ हम पढ़े थे किसी किताब में पढ़ रहे, कोई चीज़ हम पढ़ रहे थे और कोई मैंने मैथ से रिलेटेड, लेकिन हम इसको नहीं पढ़े थे, कुछ और पढ़ रहे थे, उसमें ये बातें हमको क्लियर हुई। अब बहुत पहले की बात है 6, तो अच्छा लगा, इसलिए ना कहते हैं कि कोई चीज़ अगर नहीं सीख रहे होते तो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, और कोई चीज़ सीख रहे होते हैं तो केवल सीख रहे होते हैं, है ना, केवल उसको सीख रहे होते हैं। अब 4c3 का 4c1 हो जाएगा, देख फिर 4 हो गया a b3 प्लस b4 हो गया ना, 1 4 6 4 1 कोएफिशिएंट हो गया। अच्छा अगर तो ये कितना हो गया, ये 2 का हो गया, ये पावर 3 का हो गया कोएफिशिएंट, ये 4 पावर का हो गया, ये 5 का, ये 6, अगर 7 का निकालना हो तो 1 7 21 35
35, 21, 7, 1। जिस ढंग से वो जाएगा उसी ढंग से वो रिपीट होगा, है ना। एक जगह पर वो अपने टॉप पर पहुंचेगा, या तो वहां से डायरेक्ट उलट जाएगा, जैसे यहाँ पर से 6 से उलट गया, लेकिन यहाँ पर कॉमन हो गया। फिर देख यहाँ पर ये जो है अनकॉमन है 20 के दोनों तरफ का इक्वल डिस्टेंस से वापस जा रहा है ना। तो देख इस ढंग से जितना का निकालना है उतना तक निकालती जा सकती है, ये तरीका हो गया। तो एक जो है ये देखो एक तरह से अगर बना तो एक ट्रायंगल बन गया। जानते हो इस ट्रायंगल का नाम क्या है? पास्कल्स ट्रायंगल। इसको पास्कल ट्रायंगल्स कहते हैं। हम कुछ पढ़ रहे थे उसमें ये चीज ये वाला देखे थे। पास्कल, हाँ पास्कल मैथमेटिशियन बने थे, उन्होंने इसको डेवलप किया, तभी तो उसका नाम पास्कल पड़ा। तो कभी अगर नेट पर बैठे तो सुनना खाली देखना पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये बायनोमियल एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट्स हैं, उसको ये डिनोट करता है। इसका एक जगह पर यूज दिखाएंगे तुमको, ये इस कॉम्बिनेशन का इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में मान लो 7 साल का निकालना है, 5% यानी 1000 रुपया है, 5% के दर से निकालना है। तो एक तो होता है कि 7 साल तक के लिए निकालोगे, और एक इस मेथड पर बैठा दोगे तो रिजल्ट भी तो माने कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं कैलकुलेटर की थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग चाहे जो हो, करते करते अभ्यास हो जाएगा। तो एक चीज़ें भी है, देखने की चीज़, समझने की चीज़ें हैं। ये हो गया डायरेक्ट मेथड हो गए, अब वो आपके पास बायनोमियल का हो गया। आदिवासन में कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक सवाल और लेते हैं कि अब आपके पास मान लो कि रहे 2a प्लस 3b, ज़्यादा नहीं निकालते हैं इसको, 3 ही निकालते हैं, 3 का निकालते हैं। क्लियर? तो नियम के मुताबिक क्या होगा? 2a का होल क्यूब, 2l का होल क्यूब प्लस अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट में जाएंगे, 3c1 और फिर 2a का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि एक घट जाएगा पावर, और फिर 3b माने अब इसको सिंगल यूनिट मान के चलोगे, फिर प्लस 3c2 फिर 2a का पावर 1 हो जाएगा। तो इसको बिना ब्रैकेट का भी लिखेंगे, आप लोग ब्रैकेट देते जाइएगा, सभी को ब्रैकेट में रखते जाइएगा तो आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। फिर इसको भी हम ब्रैकेट में डाल दें और फिर क्या लिखेंगे, 3b का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला मिलनी चाहिए नीचे वाला b के ऊपर, और इन दोनों का डिफरेंस a पर आएगा, है ना, n माइनस r हो जाएगा। इसलिए इसका एक्सप्रेशन पहले इसको कंप्लीट कर लें। प्लस अब कितना लिख देंगे, 3b, इसको वहीं पर लिख सकते थे, प्लस 3b का होल क्यूब। क्यों, बात समझ में आ रही है? आप लोग समझेंगे, कहाँ कहेगा ये लोग भी देखकर सर क्या क्या बोलते रहते बैठे बैठे, नहीं। तो अब देखो 2 टू पावर 3 यानी कि 8 क्यूब, इस तरह का सवाल होगा उसमें 2-3 गो। 3c1 का वैल्यू कितना, 3, 2 2 जा 4, 4a स्क्वायर इंटू 3b, एक स्टेप और चलेगा। 3c2 का वैल्यू 3, 2a अभी नहीं करेंगे, 9b स्क्वायर। हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद 27 क्यूब हो जाएगा ना उसके ऊपर। अच्छा, अब इसका वर्कआउट एक बार और कर ले, 8x क्यूब, सॉरी क्यूब प्लस 36 हो जाएगा ना, a स्क्वायर b प्लस 9 दूनी 38, 54 ab स्क्वायर प्लस 20
7BQ, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हुआ। समझ आ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपको है। अब देखो एक चीज़ और इसमें तुमको सिखाएं कि और भी चीज़ें आएंगी कहीं पर तो सिखला देंगे। अब जैसे देखो इसमें जो होता है इसके जो ये हम पास्कल में ही सिखला दें। अब इसको देखो कि सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा। सम ऑफ कोएफिशिएंट जैसे पहला का होगा कितना, इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट कितना होगा 4, इसका कितना होगा 8, इसका कितना होगा 16। कैसे हो रहा है, कैसे हम तो बोल दे रहे हैं, सिंपल। क्या करना है, ये 1 है, ये 1 है, मतलब ए के पहले कितना कोएफिशिएंट है 1, और बी के पहले कितना कोएफिशिएंट है 1, दोनों तो जोड़ दिए तो कितना हो गया 2। अगर 2 है, अगर हमको पावर निकालना है 2 का तो 2 2 4 हो गया। अगर क्यूब निकालते तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। और अगर मान लीजिए 6 निकालते हैं, 6 निकालते 2 टू पावर 6 कितना होगा 216 होता है 216। अब देख 6 का ना, पागल है का लड़की, 6 का निकालोगे तो 2 पावर 6 कितना होगा रे। हाँ 6 का क्यों, 2 पर पावर 6 कितना, हट 2 4 8 16 32 64 64 नहीं। अब तुम देख 6 वाला जोड़ कर देख कोएफिशिएंट, यहां भी जोड़ सकती है, 1 और 6 हो गया ना, 1 6 7 7 और 30 20 50 50 और 7 कितना 57 और 57 और 4 कितना, हाँ हाँ तो 64 आ गया ना, 2 टू पावर 6 है। अच्छा अभी जो सवाल हम लोग बनाए किसको, 2a प्लस 3b पर पावर कितना 3 निकाले थे। अभी ये निकाले ना, अभी ये निकाले तो इसका कोएफिशिएंट का टोटल कितना होगा, तो नियम के अनुसार कितना होगा 2 और 3 5, 5 पर पावर 3 कितना हो जाएगा 125। इसको जोड़ 8 और कितना है 36 उसके बाद कितना है 54 27 अब टोटल लगा 6 4 10 8 18 7 25 2 3 2 5 5 10 2 12। यह सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछ देगा कि the sum of coefficient of this binomial expression would be, तो कैसे निकालेंगे, तो कोएफिशिएंट को आपस में जोड़ देंगे। अगर माइनस रहेगा तो माइनस भी रहेंगे, प्लस भी रहेंगे, कुछ भी रहेगा, नहीं माइनस भी रहेगा तो घट जाएगा, माइनस रहेगा तो घट जाएगा, प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, अब माइनस रहेगा तो घट जाएगा। जैसे कि ए माइनस बी। अच्छा एक चीज और सिखला दें, सेम है ना, कुछ क्लियर हो रहे हैं लड़की, इसको मिटा दें। सम ऑफ कोएफिशिएंट भी क्लियर हो गया ना, कैसे निकालेंगे सम ऑफ कोएफिशिएंट वगैरह। एक तो हो गया डायरेक्ट, एक हो गया पास्कल ट्रायंगल से। अगर कभी मान ली परीक्षा में निकालना है पास्कल ट्रायंगल से तो उसका क्या कर देंगे, कोएफिशिएंट भर देंगे, अब बाकी पीछे वाला वैल्यू तो आराम से भरा जा सकता है, आराम से उसको भर सकते हैं। इससे कई चीज निकाला जाता है, इसका कई जगह यूज आता है। तो जितनी हमारी जानकारी है उतना मैं बतला दूं, फिर कभी कोई मौका मिलेगा कुछ और दिमाग में बात आएगी तो बतला देंगे। तो अब जो है इसमें हम बतलाना चाह रहे थे कि अगर हमें a माइनस बी निकालना है टू पावर n, a माइनस बी टू पावर n निकालना बहुत आसान सा है। क्या पहला टर्म को हम तो जैसे लिखते हैं वैसे, तो पहला टर्म प्लस होगा फिर माइनस, तो पहला टर्म प्लस तो हम दिखाते नहीं है,
फिर माइनस करेंगे, माइनस करके फिर वही तरीका NC1A N-1B हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो पहला प्लस तो हम दिखाते नहीं, फिर माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो कितना लिखेंगे NC2A N-2B2, फिर क्या होगा माइनस, फिर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा NC3 इंटू A⁻N-3B3 एंड सो ऑन। इस ढंग से वो चलता जाएगा। तो अब देखो B का सिंबल जो रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। तो अगर B जो है हमारे पास अगर यहाँ पे रह जाएगा, ये कह सकते हो प्लस अगर करके -1, क्यों? क्योंकि देखो A-B है, A-B है, वाले अभी हम नहीं भरे हैं, इसको बतला देंगे तो भर दे देते हैं। A-B को लिख सकते हैं A+-B, आ गया ना मेरा प्लस का फॉर्मेट में, तो मैंने प्लस का फॉर्मेट आ गया ना। अब अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो इसको कैसे रिजल्ट लेके आएंगे, A⁻3 लिख देंगे प्लस C1 हो जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे A पर पावर कितना हो जाएगा 2, और अब हो जाएगा हमारे पास -B पर पावर 1 है ना, पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस, अभी से हम प्लस के फॉर्मेट में ले जा रहे हैं है ना, उसके अनुसार हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। और समझ में आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो क्या हो जाएगा अब C3 2 A पर पावर 2 A पर पावर कितना 1 हो जाएगा, और -B पर पावर कितना हो जाएगा -B² हो जाएगा, फिर प्लस -B पर पावर कितना क्यूब हो जाएगा। बस समझ में आ रहे हैं। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा A3, और ये देखो ये 1 है तो माइनस हो जाएगा, तो आ गया ना नियम के अनुसार प्लस माइनस का फॉर्मेट है, पहला प्लस हो गया दूसरा माइनस हो गया ऑटोमेटिकली। फिर कितना लिखेंगे 3A²B, फिर अब देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया ना, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये प्लस, फिर 3C2 का मतलब हो गया 3, और यहाँ पर हो जाएगा A, और ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस B का स्क्वायर। अब ये चूंकि क्यूब हो गया तो माइनस में आ जाएगा ना, यही ना होता है फार्मूला A-B का होल क्यूब, A² - 3A² B प्लस 3AB² - B3। और समझ में आ रहे हैं। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 टू पावर n और B2 लास्ट टर्म तो ही हो जाएगा। तो जैसे लास्ट टर्म अगर यहाँ लिखते हैं तो सब प्लस में जाता, और -1 टू पावर 3 लिख देते, या मान लिया कि 3 रहता तो 3 लिखते तो माइनस में रह जाता, अब B का वैल्यू B3 हो जाता। और समझ में आ रहे हैं। तो चाहे प्लस हो या माइनस हो मतलब नहीं, अगर आपको माइनस को एक्सपेंशन करना हो तो आप नियम के अनुसार प्लस माइनस करते चले जाइए, है ना। अब देख इसका कितना हो जाएगा, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1 - 1 0, देखिए इसका टर्म 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अच्छा, अगर ये रहता ए वाले चीज में 2A - 3B, 2A - 3B, तो आप क्या लिखते हैं 2 - 1 2 - 3, क्योंकि अगर आप लाते 2 यहाँ माइनस रहता, कुछ मिट गया क्या, नहीं ना, कुछ मिटा नहीं ना। अच्छा चलो ठीक है। तो अगर माइनस, अच्छा यहाँ पर आ गया, अगर ये माइनस रहता ये तो क्या होता 2 - 3 यानी -1 पर पावर 3, तो क्या हो जाता -1। अब देखो वर्कआउट करके तो ये तुम्हारा प्लस हो जाता +8 - 36
फिर प्लस 54, किरण समझ में आ रहा है हम जो कर रहे हैं कि नहीं? फिर माइनस नहीं, हाँ माइनस 27। अब वर्कआउट करके देखो, 54 वाट कितना हो गया? 62, 54 हो जाएगा ना? ये कितना हो जाएगा? माइनस, देखिए क्या रिजल्ट आ गया है ना? तो सम ऑफ कोएफिशिएंट अगर पूछेगा तो जो हमारे पास वैल्यूज दिए हुए हैं इस साइन के अनुसार प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और उसका जितना पावर दिया हुआ है उसको निकाल लेंगे तो सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकल जाएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है। बात समझ में आ गया? तो आज इतने पढ़ाने देते हैं, उसमें देखो तो बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ भी कुछ करना है, कॉम्बिनेशन में भी कुछ करना है, कॉम्बिनेशन का भी कुछ सवाल बनाना है आप लोगों को, इसको भी करना है। तो इतना करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और कर लेंगे। उससे बायनोमियल कंसेप्ट क्लियर हो गया है? आसान कि नहीं? और जो हम कुछ पढ़ते आ रहे हैं तो उसी का एक्सटेंशन है, अब उसको बनाना सीख रहे हैं। क्लियर हो गई बातें? हाँ, कि कैसे जो है ये एक्सपेंड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकाल लेंगे, मिडल टर्म्स निकाल लेंगे, फिर पीछे से कौन सा वैल्यू पड़ेगा, आगे से कौन सा वैल्यू पड़ेगा, इसका फोर्थ वैल्यू क्या होगा, ये निकालने के लिए हम लोग अगला क्लास में सीखेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू, आप लोग को भी थैंक यू।